मैं शुरुआत में जस्टिस कोलसे पाटिल से इसलिए बातचीत कर ले रहा हूं कि आप इसी उससे हैं, आप भी आप वकालत समझते हैं, आप जुडिशरी समझते हैं जस्टिस साहब। कल एक अहम फैसला है, और अहम फैसला मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल आखिर वैसे दिन है, अगर उनको जो अभी तक स्टे मिला हुआ है वो तब तक मिला हुआ है जब तक उनकी अपील सेशन जज में है, जो जितनी मैं वकालत समझता हूं, लॉ समझता हूं। कल जैसे ही ये जजमेंट प्रोनाउंस हो जाएगा, उनका वो जो स्टे उनको मिला हुआ था वो खत्म हो जाएगा। अब कल के जजमेंट पे ये डिसाइड होगा कि वो बाहर रहते हैं या वो राहुल गांधी जी जेल में जाते हैं, क्योंकि अगर उनकी अपील अलाउ नहीं होती है, उनको अपील डिसमिस होती है, तो मेरा जितना ज्ञान है उसके हिसाब से उनको तत्काल कस्टडी में ले लिया जाएगा। तो साहब इस पे एक बार आपसे समझ लें, और उसके बाद हम इसकी पॉलिटिकल चर्चा भी जरा आप करिए कि अगर कल राहुल गांधी जैसा मतलब हम, मेरे हिसाब से अगर मैं देख रहा हूं तो राहुल गांधी को कल मुश्किल है कि उनको कोई रियायत मिले। जस्टिस कोलसे पाटिल साहब। नहीं, आप बोलते हैं वैसा होगा नहीं। यदि होगा तो बहुत अच्छा होगा। मैं तो पहले से राहुल जी से बोलता था कि आप जाओ जेल में। ये जो बाकी हिस्ट्री है, वो जज बनने के पहले वकील क्या था वगैरह, वो इररिलेवेंट है। जो अभी किसी ने कहा, यदि वो अपने कॉन्शियस से चलता है और चलना चाहिए, और वही प्रिज्यूम कि वो वैसा ही चलेंगे, लेकिन जो आज तक हुआ है वो इतना सरल नहीं। हम जब किसी घटना की जांच करते हैं, बात करते हैं, तो घटना घटने के पहले या बाद में उसका इतिहास हम समझ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलते हो वैसा ही होगा और मैं बोलता हूं वैसा ही होगा, कुछ भी हो सकता है। और इसकी हिस्ट्री भी हम देखेंगे तो खुद कंप्लेनेंट तंग आया था इस कंप्लेंट से कि कहां से बला आई। मैंने कंप्लेंट करी, राहुल जी तो कोर्ट में आते नहीं और मुझे हर बार कोर्ट में आना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट कंप्लेंट में कंप्लेनेंट को यदि कोर्ट में नहीं जाते हैं तो कंप्लेंट डिसमिस होती है। अक्यूज नहीं जाता है, अपराधी नहीं जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा वारंट निकलते। तो इसलिए वो तंग आके हाईकोर्ट में गए। मुझे मालूम नहीं क्या ग्राउंड लेके हाईकोर्ट में गए और वहां स्टे लिया। तो बिल्कुल 7 तारीख को अदानी का भाषण, अदानी के लिए खिलाफ राहुल बोलते हैं पार्लियामेंट में, और बिल्कुल 27 तारीख को ट्रायल शुरू होती है। उसमें बीच में वो हाईकोर्ट में जाते हैं, वो वापस लेते हैं कंप्लेंट पिटीशन, और हाईकोर्ट में यानी ट्रायल कोर्ट में ट्रायल शुरू होती है। उसके पहले और 23 मार्च को निकाल आता है। निकाल भी ऐसा आता है कि मैक्सिमम पनिशमेंट, यदि ये 2 साल को 1 दिन भी कम देते तो संसद उनके सदस्यत्व नहीं जाता। और जब मैक्सिमम पनिशमेंट देनी है तो मैक्सिमम पनिशमेंट के लिए रास्ते अलग है कि भाई हम मैक्सिमम पनिशमेंट दे रहे हैं, आपको क्या कहना है। तो ये सब बातें देख के, इतिहास देख के, और मोदी शाह का इतिहास, मैं तो बड़े फक्र से कहता हूं कि मोदी शाह का जितना इतिहास मेरे गुरु के रिपोर्ट के कारण मुझे मालूम है, वो कोई बोलता नहीं, मैं हमेशा बोलता रहा। इनका कोई काम सरल नहीं होता। तो हम कोर्ट को कुछ नहीं बोलेंगे, कोर्ट को कुछ अट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो भी हिस्ट्री कहती है कि कल कुछ भी हो सकता है। नॉर्मल कोर्स में नहीं होना चाहिए। अभी कई डिसीजन ऐसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के भी, जो हमें लगता था कि ऐसा नहीं होगा। बाबरी मस्जिद का डिसीजन के बारे में हम कहते थे कि ये कैसे तय करेंगे, राम जन्मभूमि तय करने का कोई तरीका है नहीं। तो वो बोलते जनमानस की तरफ तय हम चल रहे हैं, और खुद कहते हैं कि वहां ना मंदिर था ना मस्जिद। मस्जिद थी, मस्जिद तो थी, मंदिर नहीं था, और मस्जिद 200-300 साल थी, ये खुद जजेस कहते हैं। तो भी डिसीजन आई तो आता है कि उनको देनी चाहिए। तो ये हम आजकल के कोर्ट के जजमेंट की प्रिडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है।
और नॉर्मल कोर्स में क्या होगा, कल ज्यादा से ज्यादा वो कन्विक्शन, दो पॉइंट होते हैं ना, कन्विक्शन को स्टे दिया तो वो पेंड में जाएंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सेंटेंस को स्टे दिया तो वो कल जेल में नहीं जाएंगे। सेंटेंस और कन्विक्शन को दोनों को स्टे दिया तो काम हो गया। अभी जो हिस्ट्री है उससे लगता है कि सेंटेंस को तो वो स्टे देंगे ही, वो राहुल को जेल में नहीं भेजेंगे। जेल में भेजा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो इतना नहीं करेंगे। वो सिर्फ कन्विक्शन का स्टे देना है कि नहीं, इसके बारे में और एक आधी डेट भी दे सकते हैं, मालूम नहीं, लेकिन सेंटेंस को तो एक्सटेंड करना पड़ेगा, स्टे विल बी एक्सटेंडेड, ऐसा मेरा कहना है। जी जज साहब, एक चीज ये बताइए, दो चीजें। एक तो जैसा डॉक्टर संजय कुमार ने कहा अरविंद केजरीवाल जी की बात, अरविंद केजरीवाल जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस पाठशाला से मोदी जी ने पढ़ाई की है, प्राइमरी की या उसकी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके अरविंद केजरीवाल साहब आए हैं। उन्होंने जिस तरह से विधानसभा में यूज करना है कि सदन के अंदर उनकी प्रिविलेज है, और वो जितने आक्रामक होकर बात कर रहे हैं, कल वो क्या चौथी पास राजा की कहानी सुना रहे थे, और साफ साफ चाय वाले की बात भी ला रहे थे, नोटबंदी की बात भी ला रहे थे, और शायद यही लोगों को पसंद आता है। राहुल गांधी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। राहुल गांधी इस तरह की ये सब भाषाएं मोदी जी की हैं। तो मोदी जी की को उसी बात में वो वापस जवाब दे रहे थे। मैं एक चीज जरा आपसे थोड़ी लॉ की भी पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि ये सारा चीजें इस समय देश तो न्यायपालिका ही एक तरह से चला रही है। मैं एक चीज और पूछ लूं, महाराष्ट्र में का सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच ने कई बार उसमें पूछा है और कई बार अपना राय जाहिर की है कि वो ठीक से उनका जो सरकार हटाई गई थी वो ठीक नहीं था, गवर्नर का इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए था, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया है बार बार। इनफैक्ट जजमेंट रिजर्व करने से पहले चीफ जस्टिस साहब ने पूछा भी अभिषेक मनु सिंघवी से कि अगर ये मैं वापस करूं तो आप क्या करेंगे। खैर, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, 16 मार्च को जजमेंट रिजर्व हो गया, उनके हिसाब से अगर एक गैर कानूनी सरकार महाराष्ट्र में चल रही है तो 1 महीने में जजमेंट नहीं आ जाना चाहिए। मैं थोड़ा आपसे पूछ रहा हूं, ये इतना टाइम लगता है क्या, एक महीना? जज साहब, अभी देखो, इनके बारे में बोलना के बजाय हम इन्फ्रेंस निकाले तो ठीक है ना। पहला जो स्टे दिया वही गलत था, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी, और स्पीकर का ज्यूरिडिक्शन कब सबने कहा है कि ज्यूरिडिक्शन में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। तो पहले स्टे दिया, तब शंका उपस्थित करी थी कि देखो आप स्टे दे रहे, गवर्नर हमारे मिस्चुअस है, वो फ्लोर टेस्टिंग कर सकते हैं। तो जजेस क्या बोले, हम यहां बैठे हैं ना। और जब ये लोग गए कि देखो ये कर रहा है, जजेस ने कुछ नहीं किया। तो जो भी आज वो सरकार चल रही है वो उच्चतम न्यायालय के आशीर्वाद से चल रही है, गलती हो या कुछ भी हो, वो तो आशीर्वाद से चल रही है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि ईवीएम और चुनाव आयोग की सहायता और उच्चतम न्यायालय के आशीर्वाद से मोदी आए, क्योंकि मोदी ने खूब स्वतः ईवीएम के बारे में अभ्यास किया। 2009 से शुरू किया था, जो एक्सपर्ट बुलाए वो सब बेचारे अभी डरते हैं, मरने को डरते हैं। उन्होंने सबने कैसे ईवीएम मैनेज कर सकते इसका अभ्यास किया है। तो मेरा कहना क्या है कि दुर्भाग्य से 2014 के बाद उच्चतम न्यायालय ने जो करना चाहिए था, जैसे कि अभी इतने छोटे दिल के जजेस कि अरे तुम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और गवर्नर क्या के बैठ रहे हैं, गवर्नर का पद, आई कैन अंडरस्टैंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। तो इतने जो दिल के छोटे जजेस है, उनसे हम अपेक्षा क्या करेंगे। हम तो हमेशा कहते हैं भाई आप ईश्वर है, हमारे माता पिता समान है, हमारे ऐसे एक्टिविस्ट लोगों को आपके सिवाय चारा नहीं है। और आज भी मैं बाहर हूं तो कोर्ट की मेहरबानी से हूं, वैसे तो आज भी कोर्ट ने मेहरबानी करी इसलिए बाहर हूं, नहीं तो बाहर रहना तो मुश्किल है। तो मैं इसलिए कहता था कि ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात है, ये बहुत एक अनोखी बात है, ये होना ही नहीं चाहिए था सरकार, लेकिन हो गई। और अभी क्या है कि कुछ भी हुआ
तो राष्ट्रपति राजवट लगाएंगे, इलेक्शन लेंगे, उनको परवड़ने वाला नहीं है वो, इट विल नॉट बी इन देयर फेवर, पर हो रहा है। और ईडी अभी जो कल से हलचल हो रही है पवार फैमिली की, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैंने उनके लिए एक आज वीडियो निकाला है। अरे बाबा, हमारे महाराष्ट्र ने फुले शाहू अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी ने देश को लीड किया है कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, सबको शिक्षा पढ़ानी चाहिए। ये पेरियार और ये हमारे लोग, इन्होंने काम किया है, उन्होंने अपनी जिंदगी दी है। आपको मालूम नहीं होगा, फुले जी टाटा के बराबर की प्रॉपर्टी वाले थे, रईस थे, इक्वल टू टाटा उनका टर्नओवर था। वो छोड़ के उन्होंने शिक्षा का, यानी जो सब्जेक्ट आपके सामने है सब, वो बोलने की जरूरत नहीं। तो हमने सुबह एक वीडियो निकाला कि अरे हम जिन्होंने हमारे लिए काम किया उनके बदल, उनके कारण हम खड़े हैं। हम पढ़ लिख भी नहीं सकते थे, हम ना किसी लायक नहीं थे, हम लोग जानवर थे हम लोग। जिन लोगों ने रास्ता दिखाया उनके बदौलत हम अभी इंसान बन गए। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अगली पीढ़ी आपके लिए क्या कहेगी, क्या सोचेगी? ये टन्स ऑफ मनी और ये झूठे पद, प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, जो तुम कुछ कर नहीं से, अपने जिन लोगों से आप वोट लेते उनके लिए तुम कुछ करते नहीं, तो क्या किस लिए जा रहे हैं? तो ये अभी कौन किसको समझाएगा? दूसरी एक तो बात ऐसी है ना, मैं तो आपको बोला था कि मेरा जो राहुल से संपर्क आया है, जो मैंने 1-to-1 मीटिंग करी है, तब से मैं मिला भी नहीं और मिलने की मुझे ये नहीं। लेकिन वो एक अलग किस्म का लीडर है। वो किसी की पद नहीं चाहता है, प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं चाहता है, पैसे नहीं चाहता है। वो चाहता है सही मायने में उनकी जो लीगेसी है वो आगे बढ़े। आप तो सब जानते हैं, आप यहाँ बैठे हो सब, कि नेहरू गांधी फैमिली नहीं होती तो हिंदू राष्ट्र आज तक हो जाता। क्योंकि मनुवादियों की चाल, जो छल कपटी चाल जिसको मैं कहता हूं, वो हम लोग समझने में नाकाम है, नाकाम है। हम समझते नहीं कि वो कितना सोचते हैं, कितना दूर का सोचते हैं। ये राहुल गांधी के कन्विक्शन का देखो ना, जब तक मौका नहीं आया, वो कंप्लेन खुद हाई कोर्ट में गया और स्टे लिया, ताकि उसको हर दिन कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, उसके खुद के लिए गया। ये क्या तरीका है? और जब राहुल गांधी ने भाषण किया तो वो स्टे वापस लिया। कोर्ट भी क्या, कोर्ट भी जैसे चाहे ऑर्डर करते हैं, और फिर वो केस 1 महीने में खत्म हो गई। तो ये क्या तरीका है? 1 महीना भी नहीं लगा। तो ऐसा ही चल रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हम सबको घर घर जाके समझना पड़ेगा कि ये मनुवाद क्या है, और इससे हमारे देश के हजारों साल कितना नुकसान हुआ है। शायद आप लोग में से लोग ब्राह्मण है, उनको मालूम नहीं है कि हमारे जैसे लोगों को क्या सहना पड़ा। राइट फ्रॉम आवर फर्स्ट स्टैंडर्ड टू जजशिप, हमारा जो प्रवास है वो इतना खतरनाक है कि आप कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे ख्याल से मेरे और व्यास की प्रमोद महाजन के माध्यम से बात हुई थी एक बार। प्रमोद महाजन हमारे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने आपको फोन लगाया था और हम सब मिलके बात करी थी। तो ये मेरा आपसे निवेदन है कि हमें किसी हालत में, आज मुझे कहते हैं कि आप कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, राहुल का प्रचार, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैंने खुद राहुल को बोला, ना मुझे कांग्रेस में आना है, ना तेरा कुछ फेवर चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन तू रास्ते पर चल के मरने को तैयार है, जब तुम्हें मालूम है कि तेरी ग्रैंड मां मरी है तेरे। तो उन्होंने क्या भाषण किया था, मैं बार बार रिपीट करता हूं, उनका कश्मीर का भाषण आखिरी भाषण है, मार्वेलस पीस है, 2-4 सेंटेंसेस। उन्होंने कहा कि मिलिट्री, कश्मीरी लोग और मैं समदुखी हूं, क्योंकि हमारे घर में कभी ना कभी फोन आया है कि तेरा बाप मरा है, तेरी दादी मरी है, तेरा कोई मरा है, और मारने वाले आरएसएस के लोग हैं, मोदी है, शाह है, डोवाल है, नाम लिए। इससे ज्यादा क्या चाहिए? इससे ज्यादा राहुल की अकल की परीक्षा दूसरी क्या हो सकती? इतना डेयर डेविल से बात कर रहा है, और उसको मालूम है कि उसको भी एक दिन मरना है, क्योंकि इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र की सब तैयारी हो गई है। अभी जुडिशियरी को बिल्कुल इसी तरह से कैप्चर किया अभी कि वो वेद की भाषा बोल रहे हैं, उपनिषद की भाषा बोल रहे हैं जजेस, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनको वहां बिठाया और कॉन्स्टिट्यूशन के संरक्षण के लिए वहां बिठाया है। तो कल एक गोपाल करके प्रोफेसर है, हमारे अच्छा लॉ कॉलेज इसका बंगलोर का, उसके प्रोफेसर है, उनका भाषण मैंने सुना। तो बोले कि जुडिशरी इज बाउंड, दे हैव बाउंड डिसाइडेड टू ओवरथ्रो
और ये ऐसी दे विल रिप्लेस आवर कल्चर through constitution. Instead of constitutional norms, they are following Vedas, they are following, talking about Upanishads, they are talking about this Bhagavad Gita. तो ये धीरे धीरे प्रोसेस, वो प्रोसेस इतनी धीरे धीरे लेकिन इतनी छलकपट से चलती है कि हम सब जो लोग हैं, 99% लोग हैं, वो मूर्ख है, समझने में नाकाम है। हमारे एक जज ने कहा था कि 99% हिंदुस्तानी मूर्ख है क्योंकि उनकी चाल समझते नहीं। तो मैं आपके माध्यम से सबको विनती कर रहा हूं कि देखो, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो हमें इनकी चाल समझना है। आप क्या करें, आप तय करो। ये अब कल का तो डिसीजन आएगा। राहुल आइदर वे इज नॉट बॉदर्ड, ही इज नॉट बॉदर्ड। जो आएगा डिसीजन वो स्वीकार करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता इतने ये धाड़स करेंगे क्योंकि अभी इलेक्शन चालू है। राहुल को अंदर लिया तो कर्नाटका तो गया, बीजेपी के हाथ से गया, तो वो ये गलती नहीं करेंगे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ये हम हमेशा बोलते हैं, क्योंकि मोदी पीएम होगा ये हमने कभी मन में नहीं था, क्योंकि जस्टिस सावंत मेरे गुरु थे, कृष्णा अय्यर मेरे गुरु थे। उन्होंने जो रिपोर्ट दिया, व्यास जी जानते हैं, वो रिपोर्ट के मुताबिक मोदी शुड नॉट बी गिवन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, ये उनका रिकमेंडेशन था। और वो जजेस कौन से ऊंची के जजेस थे जिनके बारे में एक लफ्ज भी कोई, तो मरते समय मोदी कृष्णा अय्यर के घर गए, उनको मालूम नहीं कौन आया, और उन्होंने बोला ब्लेसिंग। जस्टिस सावंत को मोदी ने खत लिखा, हम सब बैठे थे, कोरियर से खत आया, जस्टिस सावंत ने वो लिफाफा ओपन भी नहीं किया। मुझे बोले वो कुछ भी लिखे तो मैं पढ़ूंगा नहीं, आई डोंट वांट टू सी हिज लेटर। और उन्होंने देखा नहीं, वो फेंक दिया। तो इतने ये जजेस थे, प्राइम मिनिस्टर का लेटर उन्होंने फेंक दिया। मैंने कहा मैं वो नहीं पढ़ूंगा। हमने वो लाया बाहर, हमने बाहर जाके पढ़ा, तो बोले आपका बहुत देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन में बड़ा योगदान है। और यहाँ एल्गार परिषद में हमको एक्यूज बनाने की कोशिश कर रहे, दोनों को, मैं और जस्टिस सावंत को एल्गार परिषद में एक्यूज बनाने की कोशिश कर रहे, और उनको लेटर लिखते। तो उनकी धारणा इतनी पक्की थी जस्टिस सावंत की कि वो लेटर देखा तक नहीं। चलो बोले ले जाओ, फेंक दो। जी मैं पाटिल साहब दो चीजें कहूं। एक तो इस देश का अगर किसी को भी शिक्षा का इतिहास पढ़ना है और सामाजिक न्याय की बात करनी है, तो एक छोटी सी किताब है गुलामगिरी, बहुत छोटी सी किताब है, बहुत पतली सी, वो ज्योतिबा फुले साहब की लिखी हुई किताब है, उसको जरूर पढ़ लें, क्योंकि वहां से बहुत सी चीजें आपको इस देश की लिखित में मिल जाएगी जो एक व्यक्ति ने लिखा है। एक और दूसरा मैं और चीज कहूं, जैसा आपने कहा ना कि आपका जो दुख है, ऐसा साहब, ये मैं सार्वजनिक रूप से फिर से एक बार दोहरा दूं, मैं कई बार दोहरा चुका हूं कि जब मुझे बहुत से, जैसा जिनको आप कह रहे हैं ना कि समाज के ऊंचे कुल में पैदा हुए लोग जब मुझे मना किए थे कि मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकता हूं क्योंकि तुम्हारी किताब में कहीं भाई मोदी जी और उनके लोगों को बुरा ना लगे, तो आप थे और इन्होंने मुझसे मंच पे पूछा सार्वजनिक रूप से कि आपने मुझे क्यों बुलाया। तो मैंने कहा मैंने आपको इसलिए बुलाया कि बाकी लोग आने को तैयार नहीं थे और आप तैयार थे, आपने कहा मैं बोलूंगा, तो इसलिए मैंने आपको बुलाया। मैं डॉक्टर व्यास साहब से अभी एक इस जंक्चर पे एक किस्सा मैं बोलता हूँ। मैं गरीबी के कारण 7वीं के बाद स्कूल में नहीं गया, लेकिन मोदी ऐसा नहीं है। बाद में 4 साल के बाद मैं फिर स्कूल गया, और 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस था। मेरे सब क्लासमेट 14 साल के, मैं 18 साल का था, तो क्लास में मैं पहला आने लगा। तो वहां के ब्राह्मण ऑफिसर आए, स्कूल में तकरार करी, ये कैसा पहला आ रहा है। हमारे वो जो क्लास टीचर थे उन्होंने वो पेपर फेंक दिए उनके पास, आप तपासो और ये करो। तो वहां से हम सफर रहे, जज होने के बाद तो छोड़ दो, तब तक तो छोड़ो। इसलिए 1976 से मैं कह रहा हूं कि मनुवाद हमारे सभी दुखों की जड़ है। तो भी प्रमोद महाजन हमारे दोस्त थे, गोपीनाथ मुंडे हमारे दोस्त थे, और ये प्रमोद महाजन ने मेरे सामने इनको फोन लगाया था, व्यास जी को,